संकेत आवर्ती को वाहक तरंग पर लादने की क्रिया को कहते हैं। या दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो संकेत तरंगें या जो सर्व तरंगें होती है उनका संचरण करने के से पहले दोस्तों एक हमारी उच्च आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं जिसे अपन बोलते हैं वाहक तरंग, इन दोनों को दोस्तों मिलाया जाता है, उसी के बाद में इसका संचरण किया जाता है। तो दोस्तों वाहक तरंग और हमारी जो सर्व तरंगें होती हैं यानी संकेत तरंगें, दोनों को जो मिलाने की प्रक्रिया है यानी इस पर जो लादने की प्रक्रिया है या यानी सुपर मिसिंग यानी जो प्रक्रिया उसको आपको पता है क्या कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी माइलेशन या मॉड्यूलेशन। दोस्तों याद रखना हमारी जो सर्व तरंगें होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसके कारण इसका डायरेक्ट संचरण नहीं किया जा सकता। तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरी तरंग होती है जिसकी आवर्ती यानी बहुत ही उच्च होती है जिसे अपन बोलते हैं वाहक तरंगें। तो यानी दोस्तों इन दोनों को मिलाने के बाद यानी हमारी इसकी आवर्ती अधिक हो जाती है और उसके बाद में इसका संचरण किया जाता है यानी फ्रीक्वेंसी या इनका मान बढ़ाकर। तो दोस्तों जो प्रक्रिया होती है यानी वाहक तरंग एवं जो हमारी जो संकेत आवर्ती होती है इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं मॉड्यूलेशन या माइलेशन। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन को करना जरूरी है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि आंतरिक त्रिज्या आर वाली तांबे की लंबी नली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारे दोस्तों कोई एक यानी तांबे की लंबी नली है यानी दोस्तों अंदर से खोखली है। तो आपको बताना है यदि इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको बताना कि इसके अंदर दोस्तों नली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना यदि आपके पास कोई यानी खोखला पाइप हो, यदि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो दोस्तों इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो हमारा 0 होगा यानी कि डी होगा। यानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यानी कोई भी मटेरियल नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मटेरियल नहीं होने के कारण दोस्तों यानी इस वाले भाग में जो धारा का मान होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। यदि धारा का मान 0 हो जाएगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी अंदर हमारा 0 होगा। यदि दोस्तों ये हमारा जो तार होता है यानी बेलनाकार होता जो अंदर से ही भरा हुआ होता तो अंदर मटेरियल होने के कारण दोस्तों इस बिंदु पर यहाँ पर धारा भी पाई जाती और धारा पाई जाने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दिया हो कि एक नली है तो नली का मतलब क्या है कि दोस्तों अंदर से खोखली होती है। तो अंदर से खोखली होने के कारण दोस्तों वहाँ पर धारा का मान नहीं होगा और धारा का मान नहीं होने के कारण वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है या गतिज घर्षण से कम होता है या गतिज घर्षण के बराबर होता है या कभी कम अथवा कभी ज़्यादा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है यानी सीमांत घर्षण होता है उसका मान हमें बताना है कि जो हमारा जो गतिज घर्षण होता है इसकी तुलना में किस प्रकार से यानी कम या अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो सीमांत घर्षण होता है यानी दोस्तों अपन जो अधिकतम स्थितिक यानी घर्षण होता है उसी को अपन सीमांत घर्षण कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो मान होता है वो हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है। दोस्तों इसका कारण क्या है, यानी दोस्तों हमारा जो स्थितिक यानी का घर्षण का अधिकतम मान होता है उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी दोस्तों जब यानी वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब हमारा कार्य करता है। और दोस्तों गतिज घर्षण का मतलब क्या है कि जब यानी वस्तु गतिज अवस्था में होती है तब यानी गतिज यानी घर्षण कार्य करता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो दोस्तों हमारे जो वस्तु के जो अणु है एवं जो हमारी सतह के अणु है इनके मध्य विराम अवस्था होने के कारण दोस्तों इनके मध्य जो फोर्स है यानी अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह गतिज अवस्था में होने के कारण जो हमारे पदार्थ है उसके यानी वस्तु के अणुओं के मध्य और सरफेस के अणुओं के मध्य दोस्तों घर्षण बल कम होगा यानी दोस्तों आकर्षण बल कम होगा। क्योंकि यदि यानी ये दोस्तों गतिज अवस्था में होती है यानी गतिज अवस्था में होने के कारण इसको यानी दोस्तों कम यानी समय मिलता पता है तो बहुत कम समय में दोस्तों इसके मध्य यानी कम अधिक बल नहीं पाया जा सकता। तो इसके कारण दोस्तों इस समय यानी जो घर्षण बल होगा यानी कि दोस्तों इसमें जो विपरीत बल लगेगा इन अणुओं के आकर्षण के कारण वो इसकी तुलना में कम होगा। क्योंकि दोस्तों जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी तो यानी दोस्तों अधिक यानी कि समय तक यानी अणु पास में होने के कारण यहाँ पर घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। तो याद रखना जो सीमांत घर्षण होता है दोस्तों वो हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज तल पर रखा है तो क्षैतिज घर्षण गुणांक 0.4 है। यदि 2.5 न्यूटन का एक बल F चित्र अनुसार गुटके पर लगाया जाता है तो गुटके व तल के मध्य घर्षण बल होगा। दोस्तों में क्या दिया हो कि आपको एक गुटका दिया हुआ है, इसका मास आपको 2 kg दिया हुआ है। यदि दोस्तों जो बल लगाया जाता है 0.5 न्यूटन का उनके मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है तो हमें बताना कि दोस्तों इसके मध्य जो घर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन घर्षण यानी सीमांत घर्षण निकालेंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो सीमांत घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो μmg होता है। तो यहाँ से दोस्तों म्यू का मान अपन 0.4 रखेंगे, m का मान 2 रखेंगे और g का मान अपन रखते हैं 10 है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 8 है। यानी कि दोस्तों हमारा जो
लगाया गया दोस्तों जो बल है वो सीमांत घर्षण से कम है, यानी दोस्तों अधिकतम स्थितिक घर्षण गुणांक हमारा 8 है, उससे कम ही लगा रहा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हमारी स्थिर अवस्था में रहेगी, तो इस पर जितना फोर्स लगाया जाएगा दोस्तों उतना ही यानी कि इस पर घर्षण बल कार्य करेगा। क्योंकि दोस्तों यानी जैसे ही अपन इस पर जो घर्षण बल का मान 8 से अधिक करेंगे तो उसके बाद में दोस्तों यह गति करने लगेगी। तो उससे पहले दोस्तों अपन इस पर जितना यानी अपन फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा घर्षण बल का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सीमांत घर्षण का बल का मान हमारा 8 है, तो इससे कम यानी दोस्तों इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसके कारण तल एवं गुटके के मध्य दोस्तों घर्षण बल हो जाएगा वो भी हमारा 0.5 न्यूटन ही हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि एक टेस्ला तुल्य है। दोस्तों आपको बताना है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो टेस्ला भी होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है गॉस। तो आपको बताना है कि टेस्ला और गॉस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है दोस्तों वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है, यानी एक गॉस होता है, यानी दोस्तों जो एक टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यानी दोस्तों में क्या दिया हो कि आपके पास एक सीधा धारावाही चालक है, इसके समीप दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो आपको बतानी है किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारा चालक तार उसके अंदर यदि अपन करंट फ्लो करते हैं तो इसके कारण दोस्तों इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों वह किस प्रकार से होता है कि दोस्तों इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से वर्ती होती है। दोस्तों वर्त में यानी यह है वामावर्त होती है, दक्षिणावर्त यह यानी दोस्तों हमारा जो अंगूठे का नियम है यानी दाएं हाथ यानी बाएं हाथ का अंगूठे का नियम है दोस्तों, उसके अनुसार अपन इस तार को पकड़ते हैं और बाएं हाथ का अंगूठा दोस्तों अपन धारा की दिशा में करते हैं और उस प्रकार से दोस्तों अंगुलियां जिस डायरेक्शन में होती हैं उस डायरेक्शन में इसकी यानी हमारे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दोस्तों वह यानी वर्ती होती हैं और दोस्तों हमारा जो तल होता है इसके लंबवत होते हैं। यानी दोस्तों यदि हमारा कागज तल में है तो जो वर्त होगा दोस्तों यह इस कागज तल के लंबवत होगा, यानी कि इस प्रकार से होता है, यानी ये इसके अंदर से निकल कर इसके बाहर से होकर जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी चालक के तल के लंबवत यानी वर्ताकार। यानी दोस्तों हमारे जो चालक है ये जिस तल में होती है इस तल का जो वर्ताकार होता है उसके अनुदिश दोस्तों हमारे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो यानी इस प्रकार से होती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ कि व्यावसायिक एफएम रेडियो प्रसारण के लिए अनुमानित और आवर्ती प्रास है। यानी दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो एफएम रेडियो प्रसारण होता है उसकी जो आवर्ती प्रास होती है वो कितनी होती है, वो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारे एफएम रेडियो प्रसारण की आवर्ती प्रास होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज होती है। दोस्तों आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा, यदि यहाँ पर आप यदि रेडियो खोलते हैं तो उस रेडियो के अंदर जो हमारी न्यूनतम आवर्ती होती है वो 88 मेगाहर्ट्ज होती है और अधिकतम आवर्ती होती है वो 108 मेगाहर्ट्ज होती है। यानी जितने भी रेडियो चैनल होते हैं वो इन्हीं आवर्ती प्रास के मध्य पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 90.1 पर दोस्तों हमारा रेडियो सिटी पाया जाता है, 93.5 पर रेड एफएम पाया जाता है, 98.3 पर दोस्तों हमारा जो रेडियो मिर्ची पाया जाता है, 10.26 यानी दोस्तों हमारा जो रेनबो एफएम होता है ये। तो इस प्रकार से जितने भी दोस्तों हमारे जो रेडियो चैनल होते हैं वो 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि कुछ स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो यहाँ गुरुत्वीय विभव होगा। दोस्तों में क्या दिया हो कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर दोस्तों गुरुत्वीय क्षेत्र यानी दोस्तों हमारा जो जी का मान है वो हमें क्या यानी आई का मान दोस्तों 0 दिया हुआ है। तो आपको बताना कि गुरुत्वीय विभव का मान है अवश्य परिवर्तित होगा या अवश्य नियत होगा या शून्य नहीं हो सकता या शून्य ही होगा। दोस्तों इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना, हमारा जो विद्युत क्षेत्र यानी दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा यानी dv अपॉन में dr। तो यहाँ पर दोस्तों में क्या दिया हो कि कुछ स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है यानी दोस्तों आई का मान 0 है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय विभव यानी में परिवर्तन होता है यानी dv का मान हमारा 0 है, यानी दोस्तों गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन का मान 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो विभव होगा वो अवश्य ही नियत होगा, यानी कि उसमें परिवर्तन यदि शून्य प्राप्त होता है तो इसका मतलब क्या है कि गुरुत्वीय विभव यानी अवश्य ही नियत होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न के समानुपाती होता है।
दोस्तों गुरुत्वीय द्रव्यमान का मतलब क्या है कि इसका भार यानी mg, ये आपको बताना कि निम्न में से किसके समानुपाती होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के, गुरुत्वीय बल के, या गुरुत्वीय तीव्रता के, या उपरोक्त सभी के। दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना, जो हमारा गुरुत्वीय विभव होता है वो तीनों के ही समानुपाती होता है, यानी दोस्तों तीनों के मान बढ़ने से ही बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों अपन गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय तीव्रता तीनों को बढ़ाते हैं, तो तीनों के बढ़ाने पर ही दोस्तों हमारा जी का मान बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। और हम जानते हैं हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान या जो भार होता है वो हमारा mg होता है। तो यदि जी का मान बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों हमारा जो गुरुत्वीय द्रव्यमान का मान होगा वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया हुआ कि परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण त्रिज्या r के वर्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो प्रत्येक कण की चाल होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई दो द्रव्यमान है, यानी दो समान द्रव्यमान के कण हैं, यानी इनका मास समान है। यदि दोस्तों ये r त्रिज्या के पथ पर यानी वर्ताकार पथ में गति कर रहे हैं एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण, तो आपको बताना कि दोस्तों इनकी जो चाल होगी इस वर्तीय पथ पर, वो चाल बतानी है प्रत्येक कण की कितनी होगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों यानी ये वर्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो इसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। दोस्तों यानी जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी वो इनके मध्य में दोस्तों जो आकर्षण बल होगा उससे ही यानी उसी से प्रदान होगी। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इनके मध्य में जो आकर्षण बल लगेगा वो दोस्तों इसके यानी इसको वर्तीय गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा उसके बराबर होगा। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो mv² होता है, और इन दोनों के मध्य में दोस्तों हमारा जो आकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो हम जानते हैं Gm/r² होता है। तो दोस्तों इनके मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी हमारी r और r यानी 2r हो जाएगी। यदि 2r का अपन स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हमारा 4r² हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से दोस्तों हमारे जो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक r से यानी दोस्तों ये r² कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अपन यदि यहाँ से v का मान निकालेंगे तो इधर दोस्तों हमारा कितना बच जाता है Gm/4r। इनका अंदर अंडर रूट करेंगे तो दोस्तों हमारा अंडर रूट में तो रह जाएगा Gm/r, और दोस्तों ये जो 1/4 है ये बाहर आकर के यानी कि 1/2 जाएगा, इनकी 4 का अंडर रूट हमारा कितना होता है 2। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वेलोसिटी का मान हमारा कितना आ गया 1/2 Gm/r। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे? दोस्तों क्वेश्चन है यदि आपको हार्ड लगे या ईजी लगे, आपको हर एक क्वेश्चन को अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने पहले एग्जाम पेपर दिया हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपने देखा होगा। यदि आपको एक क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद।